तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू। तो अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में कुछ खास होता तो है नहीं, बस अगर ये डायरेक्शन में एक वेक्टर ए था तो अगर मेरे को माइनस ए लिखना है तो वो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा उसका, बट फिर उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका हमें रिजल्टेंट निकालना कैसे है। ठीक है, समझ लो कि एक वेक्टर था बी और ये एक वेक्टर ए है और ये दोनों एट एन एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, या इसको मैं बोल दूंगा रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये एक वेक्टर बी है, ठीक है, ये एक वेक्टर बी है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी पॉइंट से एक वेक्टर इधर ड्रॉ करता हूँ जो है माइनस बी। क्या ये मैं कर सकता हूँ? मीन्स ये वेक्टर बी है, इसको मैंने माइनस साइन डाल दिया, ऐड कर दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये और ये इसका मैग्नीट्यूड सेम है। अभी समझ लो ये है एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ये जो टोटल है ये बी है और ये माइनस बी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो पूरा होगा 180 डिग्री, पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, ये एंगल थीटा होगा। तो ये जो एंगल जो है हमारे पास ए और माइनस बी के बीच में जो एंगल है वो आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस थीटा। एक ये थीटा है तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, ए प्लस माइनस बी वेक्टर का हमको रिजल्टेंट चाहिए, ये चीज चाहिए हमको। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट का जो हमारा जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, जो था r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये बताओ कि जो एंगल है इस बार जो थीटा है वो ये वाला थीटा है कि ये वाला थीटा है, मीन्स ये वाला एंगल है कि ये वाला एंगल है। ये जो रिजल्टेंट है वो है हमारा ए माइनस बी, ये हमारा रिजल्टेंट है। तो इसमें जो ये एंगल है वो ये वाला एंगल है कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल रहेगा, ये वाला एंगल है। तो इसमें जो कॉस जो है वो कॉस ऑफ थीटा जो है इसमें 180 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल अभी 180 माइनस थीटा है। और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि अभी ये इवन मल्टीपल है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, तो ये कॉस थीटा तो आने वाला है, कॉस थीटा तो आ जाएगा। अभी साइन क्या होगा इसका, माइनस होगा कि पॉजिटिव होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में रहता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इस वजह से ये माइनस कॉस थीटा देगा। तो ये जो है इधर, ये जो कॉस थीटा है ये एक्चुअली कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा है जो कि है माइनस कॉस थीटा। तो इस वजह से जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्योंकि इस बार जो है इधर कॉस थीटा वो माइनस कॉस थीटा से रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि जो इधर जो थीटा है वो 180 माइनस थीटा है और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए माइनस कॉस थीटा को अगर मैं इधर रखूंगा तो ये एक माइनस साइन देगा एडिशनल, तो इसलिए आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट जो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, मतलब कुछ करना है नहीं, बस हमने एक वेक्टर को उल्टा कर दिया, बस एक वेक्टर को उल्टा कर दिया हमने। क्वेश्चन जो है वो है अ पार्टिकल स्लाइड विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है जहां पर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये समझ लो एक पॉइंट ओ है, इससे एक 90 डिग्री पे एक पार्टिकल जा रहा है, वो 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। When it reaches q, it acquires 4 meters per second and covers an angle 60 degree. Find the change in velocity of the particle between p and q. ठीक है, हमको पूछा है change in velocity between p and q. Change in velocity between p and q. q एक पॉइंट है, q एक पॉइंट है, ये एक सर्कुलर पाथ में जाता है, ये एक सर्कुलर पाथ में जाता है एक पॉइंट q तक, ठीक है, जहां पर इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी है इट इज
ये है v1 जो है 3 मीटर पर सेकेंड और ये है v2 जो है 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में गिवन है कि v1 3 मीटर पर सेकेंड है और जो v2 है वो 4 मीटर पर सेकेंड है और हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t एंड q। चेंज इन वेलोसिटी से तुमको समझ रहा है क्या कि तुमको कुछ पूछ रहा है v2 माइनस v1 पूछ रहा होगा, बट ये वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है ना कि स्केलर फॉर्म में पूछ रहा है। ये वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है ना कि स्केलर फॉर्म में पूछ रहा है। तो ये जो v2 माइनस v1 है ये क्या होगा, ये हमने जो जस्ट देखा कि जो सबट्रैक्शन की वजह से जो रिजल्टेंट आता है ये चीज आएगा। इट इज नॉट सिंपली कि 4 माइनस 3 जो आ जाएगा 1, ये नहीं होगा। ये कौन से केस में होगा, जब थीटा उनके बीच पे 0 डिग्री तब होगा ये। बट इनके बीच में जो एंगल हमें दिया है इट इज 60 डिग्री, ठीक है, इट इज 60 डिग्री। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से देखते हैं कि इसका हम कर क्या सकते हैं। ये हमें P दिया है, P पॉइंट पे एक वेक्टर v1 है जो है 3 मीटर पर सेकेंड और Q पॉइंट पे एक वेक्टर v2 है जो है 4 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस वेक्टर को इधर उठा के रखता हूँ, ये जो वेक्टर है इसको इधर उठा के रखता हूँ। मीन्स ये Q है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। इसमें ये v2 वेक्टर है जो है 4 मीटर पर सेकेंड से, जो है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये है v1 जो है 3 मीटर पर सेकेंड, जो है 3 मीटर पर सेकेंड से। ये v2 है जो है 4 मीटर पर सेकेंड से और ये है v1 जो है 3 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो ये हमको आ रहा है, ये हमको दिख रहा है कि ये है v2, ये है v1, हमें चाहिए v2 माइनस v1। तो ये कैसे आएगा ना, हमारा जो बेसिक रिजल्टेंट फॉर्मूला उससे आ जाएगा। जो रिजल्टेंट जो होता है फॉर सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लाइक वेक्टर v2 माइनस v1, ठीक है, मॉड ऑफ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। इसमें a स्क्वायर जो है समझ लो, a समझ लो 3 हमारे पास, ठीक है, तो 3 स्क्वायर जो हो जाएगा 9 प्लस b समझ लो हमारे पास 4 है मीन्स 16 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ab मीन्स 3 इंटू 4 और cos 60 जो होता है 1/2, ठीक है। 1/2 से 1/2 क्या, ये कितना आ जाएगा, ये 12 16 माइनस 12 आ जाएगा 4 और 9 प्लस 4 आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा रूट 13। रिजल्टेंट जो आएगा रूट 13। तो रूट 13 जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, इसका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है यूनिट वेक्टर। वो है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर एक ये यूनिट वेक्टर क्या होता है ना कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और ये बस डायरेक्शन दिखाता है, ये बस डायरेक्शन दिखाता है। यूनिट वेक्टर कैसे आता है ना मैं बताता हूँ। अगर समझ लो कि मैंने एक वेक्टर ए लिखा है, एक वेक्टर ए लिखा है, ठीक है, एक वेक्टर ए लिखा है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका डायरेक्शन है। ये जो चीज है ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे ना बताता हूँ। ये समझ लो हमारे पास वेक्टर ए है, ये समझ लो उसका मैग्नीट्यूड है, मीन्स वेक्टर ए समझ लो, मैंने बोला वेक्टर ए है 10 मीटर का, ठीक है, वेक्टर ए 10 मीटर का। तो जो मॉड ए है ये है 10, ये है 10 मीटर। जो यूनिट वेक्टर जो मैंने ए कैप लिखा है, इसको जो ऊपर जो ये उल्टा भी दिख रहा है इसको हम कैप बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये ए कैप लिखा है ये क्या होता है ना, ये उसका डायरेक्शन बताता है। ये क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर ए का ना जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर है, बट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसीलिए ये एक ए कैप आ जाता है कि इस डायरेक्शन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 मीटर। तो हम हर वेक्टर को इसी फॉर्म में लिखते हैं कि कोई वेक्टर ए है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, इसलिए मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। अगर समझ लो कि मेरे को ना
समझ लो ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अगर समझ लो कि मेरे को दे दिया इधर, ठीक है, इधर एक दे दिया कि ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए जो है 10 मीटर का, और ये एक वेक्टर बी है वो भी है 10 मीटर का, ठीक है। बट इसका जो डायरेक्शन है वो है बी कैप, इसका जो डायरेक्शन है वो है ए कैप। ए कैप और बी कैप में क्या फर्क है? ए कैप और बी कैप की वजह से ही हम बोल पा रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों 10 है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों 10 है, बट बस ए कैप की वजह से हम बोल रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में, और बी कैप की वजह से हम बोल रहे हैं ये इस डायरेक्शन में। इनको हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए। अगर समझ लो बस 10 था, 10 यूनिट का एक वेक्टर था, ठीक है, 10 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, मैंने उसको ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मैंने ए कैप से मल्टीप्लाई किया और मैंने बोला कि ए कैप इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक वेक्टर ए आ जाएगा मेरे पास जो आ जाएगा 10 मैग्नीट्यूड का, 10 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर आ जाएगा जिसका डायरेक्शन है ए कैप, जिसका डायरेक्शन है ए कैप। ये समझ लो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज का, अगर 10 है 10 इंटू 1 कर दिया, बट मैंने एक डायरेक्शन भी दे दिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दे दिया। अभी वही बी के साथ समझ लो, बी एक वेक्टर था, समझ लो 20 बी एक 20 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है मेरे पास, एक 20 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, और मैंने क्या किया ना, मैंने उसको इंटू बी कैप कर दिया, मैंने उसको इंटू बी कैप कर दिया, रफ कर देता हूँ। एक 20 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, जो मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर का, ठीक है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20, मैंने उसको बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने बोला बी कैप इस डायरेक्शन में, बी कैप इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1, बट उसका डायरेक्शन ये है। तो ये पूरा जो वेक्टर है, ये पूरा जो वेक्टर है वो यहाँ आ गया, वेक्टर इज इक्वल टू 20 बी कैप, वेक्टर इज इक्वल टू 20 बी कैप। वो बड़ा होगा, इतना कितना तो बड़ा होगा क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, ये इंटू 20 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर का काम क्या है ना, हम बस डायरेक्शन दिखा रहे कि अगर समझ लो कि ये एक चौक है मेरे पास और ये दूसरा चौक है, ये एक चौक है और ये एक दूसरा चौक है। अभी ये समझ लो ये इस डायरेक्शन में, ये चौक इस डायरेक्शन में और ये बड़ा चौक भी इसी डायरेक्शन में। इनमें डिफरेंस क्या है ना, और इनमें सिमिलरिटी क्या है ना, इनका यूनिट वेक्टर सेम है, इसका भी यूनिट वेक्टर सेम है, इसका भी यूनिट वेक्टर सेम है, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हेड कर रहे हैं, आगे की तरफ हेड कर रहे हैं, दोनों का यूनिट वेक्टर सेम है, बस इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंस है। ये समझ लो अगर 5 है तो ये 10 है, ये ऑलमोस्ट हाफ से बड़े है, ये हाफ से बड़ा है, ये हाफ से बड़ा है, बट ये समझ लो कि इनका यूनिट वेक्टर सेम है, इनका बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, उसका जो फॉर्मूला जो आएगा, मैंने क्या लिखा था कि कोई भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हमको यूनिट वेक्टर आ जाएगा, कोई भी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हमको उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें और अच्छे से रियलाइज होगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते नहीं, क्वेश्चन के पहले तुमको ना मैं ये दिखाना हूँ कि हम एक्स वाई जेड में कैसे लिखते हैं। अगर समझ लो कि ये मेरे पास मैंने एक वाई एक्सिस बनाया, ये मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया और ये मैंने एक जेड एक्सिस बनाया, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये एक मैंने वाई एक्सिस बनाया, ये एक मैंने जेड एक्सिस बनाया, ठीक है। ये है एक्स, ये है एक्स वाई जेड, मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाया। अभी समझ लो कि मेरे पास कोई पॉइंट है इधर, कोई पॉइंट है इधर जो है 3 यूनिट पे, 3 यूनिट है, मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। ये कोई पॉइंट है जो 3 यूनिट है, पॉइंट को मैं क्या लिख लूंगा, एक वेक्टर लिख लूंगा x इन x डायरेक्शन में, ये y में और z में नहीं है, ये बस x डायरेक्शन में, एक वेक्टर x जो ओरिजिन से टर्मिनेट हो रहा है, जो ओरिजिन से टर्मिनेट हो रहा है, एक वेक्टर x, और इसको मैं क्या लिख लूंगा 3 इंटू मैं क्या लिखूं, 3 इंटू मेरे को लिखना पड़ेगा कि कोई तो एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा ताकि मैं इसका डायरेक्शन बताऊं। मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख लिया, मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख लिया, बट इसका डायरेक्शन के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, इसके डायरेक्शन के लिए मुझे कुछ तो चाहिए। तो हमने क्या, ये क्या बोलते हैं, हमने क्या जनरलाइज किया ना
कि जो x का जो यूनिट वेक्टर है इट इज आई कैप, x का जो यूनिट वेक्टर है इट इज आई कैप, y का जो यूनिट वेक्टर है इट इज j कैप, एंड z का जो यूनिट वेक्टर है इट इज k कैप। हमने बनाया एक सिस्टम बनाया हमने जिसमें हम बोलते हैं कि x का जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है। x में अगर तुम्हें इधर समझ लो कि 3 दिख रहा था, ठीक है, मुझे अगर बोलना है कि एक वेक्टर है x डायरेक्शन में 3 यूनिट्स का, तो मैं उसको लिखूंगा 3 आई कैप। 3 आई कैप मेरे को क्या बोल रहा है ना कि एक तुम्हारे पास वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, उसका यूनिट वेक्टर आई कैप है। आई कैप किसका यूनिट वेक्टर है? x डायरेक्शन का। आई कैप किसका यूनिट वेक्टर है? x डायरेक्शन का। अब यही समझ लो कि मेरे पास एक पॉइंट है इधर, वो है 5 यूनिट्स पे, वो है 5 यूनिट्स पे। तो मैं अगर समझ लो vy मुझे लिखना होगा, मैं क्या लिखूंगा 5 जो इसका मैग्नीट्यूड है, और इधर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? ये j का पाएगा, इसके मल्टीप्लीकेशन में j का पाएगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है ना कि एक वेक्टर vy है जो y डायरेक्शन में 5 यूनिट्स का है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है y डायरेक्शन में, इसलिए j कैप आ रहा है। यही अगर मुझे z के लिए लिखना होगा vz, ठीक है, और मैंने एक समझ लो एक पॉइंट ले लिया 4 यूनिट्स का, एक 4 यूनिट्स का मैंने पॉइंट ले लिया, तो ये क्या बोलेगा कि vz है, एक वेक्टर vz है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और उसका जो डायरेक्शन है वो है z एक्सिस, वो है z एक्सिस, क्योंकि ये k कैप है। I कैप मीन्स x एक्सिस, I कैप मीन्स x एक्सिस, j कैप मीन्स y एक्सिस, k कैप मीन्स z एक्सिस। इतना ठीक है। और तुम ये चीज देख सकते हो कि जो वेक्टर I है, वेक्टर j है और वेक्टर k है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तुम ये चीज नोटिस कर सकते हो कि जो वेक्टर I है, वेक्टर j है और वेक्टर k, ये वेक्टर I है, वेक्टर j है और वेक्टर k, तीनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे, तीनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री पे। मैं लिख लेता हूं एंगल बिटवीन I कैप कॉमा j कैप कॉमा k कैप 90 डिग्री ईच, मतलब हर एक पैर के बीच में 90 डिग्री का हमारे पास एंगल दिख जाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं तुम्हें बताऊंगा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है तुम्हें बताऊंगा, बट अभी के लिए ये समझो कि हम आई कैप, जे कैप और के कैप में लिखते हैं, ठीक है। अभी समझ लो कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मेरे पास एक पॉइंट है एक्स वाई एक्सिस में जो है 3, 4, 0। 0 का क्या मतलब है कि ये z एक्सिस में कोई पॉइंट है ही नहीं, z एक्सिस में कोई पॉइंट है ही नहीं। 3, 4, 0। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसका क्या मतलब है ना कि इसका क्या मतलब है कि एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है जो है मैग्नीट्यूड 3 का इन x एक्सिस, मैग्नीट्यूड 4 का इन y एक्सिस, मैग्नीट्यूड 0 का इन z एक्सिस, मैग्नीट्यूड 3 का इन x, मैग्नीट्यूड 4 का इन y, मैग्नीट्यूड 0 इन z। इसको ये क्या लिखा है मैंने x, y, z, इसका कोऑर्डिनेट लिखा है मैंने 3, 4, 0, इसका कोऑर्डिनेट लिखा है x, y, z। अब हम देखते हैं कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। हमने जो सीखा है उससे हम करेंगे क्या, ये था पॉइंट 3, 4, 0, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा ना, अगर मैं पॉइंट 3 इधर मार्क कर दूंगा, ठीक है, ये x एक्सिस में पॉइंट 3 है, ये आएगा y एक्सिस में पॉइंट 4, बराबर है। इधर से 4 यूनिट है इसलिए 4 है, इधर से 3 यूनिट है इसलिए 3 है, इधर से 0 है इसलिए ये 0 है, इधर से कोई है ही नहीं उसका डिस्टेंस, ठीक है। ये मिल गया मतलब। ये मिलने के बाद तुमको कुछ लग रहा है कि हमने ऐसे ही कुछ पढ़ा था कि एक पॉइंट है समझ लो 3, एक पॉइंट है समझ लो 4, तो उसके लिए क्या लिखना है? जी हाँ, इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि ये समझ लो कि ये जो 3, 4, 0 है, ये एक पॉइंट था P, एक पॉइंट था P, मुझे चाहिए वेक्टर, ये समझ लो ये है O, ये है O, ये है P, और मुझे चाहिए वेक्टर OP, मुझे चाहिए वेक्टर OP का इक्वेशन, मुझे चाहिए वेक्टर OP का इक्वेशन। तो वेक्टर OP का इक्वेशन क्या आएगा ना, वेक्टर OP का इक्वेशन आएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप।
ये इक्वेशन आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप क्यों आया? क्योंकि x एक्सिस में 3 यूनिट है, y एक्सिस में 4 यूनिट है, z एक्सिस में 0 यूनिट है, और x एक्सिस में कोई वेक्टर है तो उसको हम i कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, ये उसका यूनिट वेक्टर है, तो ये बोलता है कि ये x एक्सिस में और ये y एक्सिस में। तो ये जो वेक्टर है p, जो वेक्टर है OP हमारे पास, इसको मैंने लिखा है वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, और ये जो वेक्टर है हमारे पास है 4j कैप, और ये जो वेक्टर है हमारे पास है 3i कैप। यही चीज है 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे हम लिखते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। कोई वेक्टर है मेरे पास इन xz प्लेन, इन xz प्लेन कोई वेक्टर नहीं, कोई पॉइंट है समझ लो। अगेन पॉइंट P, ये है पॉइंट O, मुझे चाहिए वेक्टर OP, मुझे चाहिए वेक्टर OP, और इसका जो कोऑर्डिनेट है इस बार है 5,6। 5,6 तो होगा नहीं क्योंकि y एक्सिस में 0 है, तो ये 5,0,6। 5,0,6। 0 से क्या मतलब है कि ये y एक्सिस में कोई कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा। इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस से 5 यूनिट बना रहा है, और यही पॉइंट z एक्सिस में 6 यूनिट बना रहा है। ठीक है, x एक्सिस में 5 यूनिट, z एक्सिस में 6 यूनिट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? वेक्टर OP को हम लिखेंगे कैसे? वेक्टर OP ये प्लस ये आएगा, ये पॉइंट किधर है? 6 इधर है ना। वेक्टर OP दिस प्लस दिस आएगा। वेक्टर OP जो है वो आएगा वेक्टर दिस प्लस वेक्टर। ये समझा ना कैसे आ रहा है? क्योंकि हम जो रिजल्टेंट लिखते हैं, अगर समझ लो कि ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, इनका जो रिजल्टेंट है वही हो जाएगा ना A प्लस B, उनका जो रिजल्टेंट है वही आ जाएगा ना A प्लस B। और फिर मैंने एक और चीज दिखाया था कि एक कोई वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, कोई वेक्टर है हमारे पास, और ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर एक्सेस है एट एन एंगल थीटा। तो हम इनको लिखते कैसे कि इसको हम लिख लेंगे, ये समझ लो r है, तो इसको हम लिख लेंगे r cos थीटा, इसको हम लिख लेंगे r sin थीटा, इसको हम लिख लेंगे r cos थीटा, इसको लिख लेंगे हम r sin थीटा। तो ये क्या बता रहा है कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, और इनका जो एडिशन है वो ये वेक्टर है, इन दोनों का जो एडिशन है वो ये वेक्टर है। ऐसे ही इन दोनों का जो एडिशन है वो है ये वेक्टर, इन दोनों का जो एडिशन है वो है ये वेक्टर। इसलिए हम लिख सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू फाई इंटू ये x डायरेक्शन में x का जो होता है यूनिट वेक्टर वो i कैप, तो 5i कैप प्लस 0j कैप, y एक्सिस में तो 0 बना रहा है इसलिए 0j कैप प्लस 6k कैप। आई होप ये चीज समझा होगा कि ये आ कैसे रहा है और ये क्यों आ रहा है, और ये 0 क्यों आ रहा है, ये 6 क्यों आ रहा है, ये 5 क्या आ रहा है, और ये i कैप j कैप और k कैप क्या है। ये यूनिट वेक्टर है जो हमको डायरेक्शन बताता है, और इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है, इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज जो देख रहे हैं वो यही चीज है कि अभी समझ लो कि मेरे पास XY एक्सिस है, XY एक्सिस है मेरे पास, और मैंने एक वेक्टर r ले लिया, मैंने एक वेक्टर r ले लिया एट एन एंगल थीटा XY एक्सिस पे। तो अब मैं इस वेक्टर को कैसे लिखूंगा? मैंने पहले जो हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे थे, मैंने बस एक पॉइंट लिया था, मैंने पॉइंट लिया था 3,4 लिया था, मैंने थीटा की बात नहीं की थी, मैंने किसी चीज की बात नहीं की थी, मैंने बस एक पॉइंट दिया था। जब पॉइंट दिया था तो हमने उसको 3i कैप प्लस 4j कैप इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि ये मतलब हम पॉइंट दिया तो हमको मैग्नीट्यूड दिया। बट अगर समझ लो तुम्हें पॉइंट ही नहीं दिया, अगर समझ लो मैंने तुमको 3,4 नहीं दिया, मैंने तुम्हें डायरेक्ट वेक्टर OP दे दिया, ये समझ लो O था ये P था, ठीक है, मैंने तुम्हें डायरेक्ट वेक्टर OP दे दिया और मैंने पॉइंट P बताया नहीं था, मैंने बोल दिया कि चलो इसका मैग्नीट्यूड है, समझ लो मैग्नीट्यूड ऑफ OP, ठीक है, इज इक्वल टू 10 समझ लो, मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वल टू 10 समझ लो। तो मैंने तुमको डायरेक्टली OP दे दिया, मैंने तुमको डायरेक्टली OP दे दिया, तो इससे हम कह रहे हैं इसको हमको अगर हमको x और y में लिखना है, y का जो यूनिट वेक्टर होता है j कैप, x का जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप, ठीक है। मैंने तुम्हें डायरेक्ट i और j के फॉर्म में मेरे को अगर लिखना है OP को, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं क्या करूंगा, जो हमने सीखा ये जो आ जाएगा OP के वजह से ये एक्सिस में, x एक्सिस में जो वेक्टर आएगा
वो आ जाएगा ये ओपी मॉड ऑफ ओपी कॉस थीटा, और ये एक्सिस में जो आएगा वो आएगा ओपी साइन थीटा। ठीक है, ओपी कॉस थीटा, ओपी साइन थीटा, बट ये कोई वेक्टर है नहीं। ये जो ओपी साइन थीटा और ओपी कॉस थीटा ये कोई वेक्टर नहीं है, बट ये उनके मैग्नीट्यूड है, ये उनके मैग्नीट्यूड है। ये इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है, इट इज ओपी कॉस थीटा, इट इज ओपी साइन थीटा। अगर मुझे इनको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, मुझे अगर बोलना है कि हाँ ये एक वेक्टर है, तो मुझे एक आई कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, और मुझे अगर बोलना पड़ेगा कि ये वेक्टर है, तो मुझे इसको जे कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है एक मैग्नीट्यूड, ये है एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मेरे पास एक वेक्टर ओपी है जो एट एन एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, और मुझे चाहिए कि मैं एक्स और वाई में उसको लिखूं, एक्स और वाई में लिखूं। तो मैंने क्या किया कि उनका जो है, ठीक है, उनको कॉम्पोनेंट में तोड़ा। उनको सबसे पहले मैंने कॉम्पोनेंट में तोड़ा, और फिर मैंने देखा इसका जो मैग्नीट्यूड इन एक्स एक्सिस आ रहा है वो है ओपी कॉस थीटा, और इसका जो मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में आ रहा है वो है ओपी साइन थीटा। ठीक है, तो ये सेम चीज हो गया। ये क्या हो गया, अगर समझ लो कि मैंने दो मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है, ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है ओपी कॉस थीटा, इसका है ओपी साइन थीटा। ये सेम केस हो गया, जो 3 था और ये 4 था, वैसे ये ओपी कॉस थीटा है और ये ओपी साइन थीटा है। सेम चीज हो गया, सेम चीज हो गया। तो हम करते क्या है, अगर हमको पॉइंट मिल गया, अगर हमको समझ लो पॉइंट मिल गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओपी कॉस थीटा कॉमा ओपी साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं पॉइंट पी को, और ये ओ है और ये वेक्टर है। ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने दो पॉइंट ढूंढ लिया, क्योंकि ये एट एन एंगल थीटा था, मुझे गिवन था, तो मैंने दो पॉइंट ढूंढ लिया। तो अब मैं ओपी वेक्टर को कैसे लिखूंगा, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉस थीटा आई कैप प्लस ओपी साइन थीटा जे कैप। आई होप ये समझ गया हो, क्योंकि जो लास्ट चीज किए थे, लास्ट टाइम किए थे, वो भी सेम चीज किए थे, बट इस बार हमको पॉइंट नहीं दिया था, इस बार हमको एक थीटा एंगल दिया था, तो हमने जबरदस्ती पॉइंट निकाल दिया, उसको कॉस थीटा और साइन थीटा में तोड़ के, उसको कॉस थीटा और साइन थीटा में दो कंपोनेंट बना के उसको हमने फिर जोड़ दिया, जैसे हम पहले भी कर रहे थे। ये एक पॉइंट मिला, ये एक्स कॉमा वाई हमको पॉइंट मिला, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर जे होता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये आई है, ये जे है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यही चीज अगर मेरे को चाहिए रहता कि मुझे tan थीटा चाहिए, ठीक है, मुझे अगर समझ लो tan थीटा ढूंढना है, tan थीटा हम कैसे ढूंढेंगे, इसमें इस जगह में हम tan थीटा कैसे ढूंढेंगे, इट वुड बी साइन अपॉन कॉस, राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं इंटू ओपी कर दूंगा और इंटू ओपी कर दूंगा दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है, वाई कंपोनेंट है, वाई, और जो कॉस थीटा क्या है, वो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। तो इसके वजह से tan थीटा जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है वाई बाय एक्स, tan थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स से क्या मतलब है ना, कि जो ये पॉइंट है ये है एक्स कॉमा वाई, राइट, जो पॉइंट पी है वो है एक्स कॉमा वाई, हमने ढूंढा कि ये एक्स जो है वो है ओपी कॉस थीटा, वाई जो है ओपी साइन थीटा। तो जो tan थीटा आ रहा है, ठीक है, ओपी के लिए जो थीटा जो आ रहा है, वो tan थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है वाई बाय एक्स, वो आ रहा है वाई डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं ना, इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब तू भी समझेगा कि हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बस कोऑर्डिनेट देख के हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और कितने एंगल पे ये है, कितना ये लोग एंगल बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, कितना एंगल बना रहे, ये भी हमें देखना है। इसी क्वेश्चन के साथ हमें एक और चीज सीखने मिल जाएगा कि हम
थोड़े अलग वेक्टर्स का हम मैग्नीट्यूड निकालते कैसे। ठीक है, अगर समझ लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, इट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये इसका वेक्टर ए है जो है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट जो आता है वो आता है रूट अंडर, ये दो वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मीन्स जो ए कैप जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये आई डायरेक्शन में, ये आई कैप है मीन्स एक्स डायरेक्शन में, ये जे कैप है मीन्स ये वाई डायरेक्शन में, और ये वेक्टर ए है, इसको मैं लिख सकता हूँ पी प्लस क्यू। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। अब मुझे बताओ जो पी स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 3i स्क्वायर। ठीक है, 3i कैप का स्क्वायर आ जाएगा, और जो क्यू स्क्वायर जो आ जाएगा वो 4j कैप का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2pq आएगा, वो क्या आएगा, प्लस 2pq मीन्स 3i कैप इंटू 4j कैप इंटू कॉस ऑफ। अब बताओ कॉस ऑफ क्या आएगा, अब बताओ मुझे कॉस ऑफ क्या आएगा। इतना तो तुमने कर लिया होगा डायरेक्टली कि ठीक है, हमको एक वेक्टर में दिया, दो वेक्टर में दिया, दो वेक्टर का एडिशन है, मीन्स हमको उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालना है मीन्स मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का जो ये आएगा, जो वैल्यू आएगा वो उनका मैग्नीट्यूड होगा। तो हमें वो तो आता है, हमें वो तो आता है, बट हम इसको निकालेंगे कैसे निकालेंगे इसको, कि जो थीटा है हमें, मतलब हमने रिजल्टेंट निकाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, पी आ गया हमारे पास 3i कैप स्क्वायर, क्यू आ गया हमारे पास 4j कैप स्क्वायर, और ये 3i कैप 4j कैप cos ऑफ थीटा। इसमें मुझे जानना है थीटा क्या है। थीटा क्या होता है, जो वेक्टर p और वेक्टर q एंगल बना रहे हैं, इसमें जो वेक्टर p है वो है x, वेक्टर p जो है हमारे पास है x एक्सिस वेक्टर p, और q जो है हमारे पास है y एक्सिस का वेक्टर है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो थीटा जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये है x एक्सिस में, ये है y एक्सिस में, इसलिए थीटा जो है वो आ रहा है 90 डिग्री, थीटा आ रहा है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। ये चीज जानना था कि थीटा क्या आ रहा है, थीटा 90 डिग्री आएगा, cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा रूट अंडर 3i स्क्वायर प्लस 4j कैप का स्क्वायर। ठीक है, 3i स्क्वायर प्लस 4j कैप का स्क्वायर। अभी 3 स्क्वायर तो क्या होगा 9, i कैप का स्क्वायर क्या होता है ना, ये होगा जब ये हो जाएगा 1। ये तुमको बाद में पता चलेगा कि ये कैसे 1 हो रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 इंटू 1 तो 1 होता है, बट ये वेक्टर का स्क्वायर हो रहा है, मीन्स ये आई कैप डॉट आई कैप हो रहा है, ये तुम्हें पता चलेगा कि ये 1 कैसे हो रहा है। बट अभी के लिए बस मेरे को ट्रस्ट कर लो कि जो आई कैप का जो स्क्वायर है वो 1 होता है। ठीक है, आई कैप का जो स्क्वायर होता है 1 होता है, मुझे ट्रस्ट कर लो। तो ये 9 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, 4 नहीं, ये क्या है 4 का स्क्वायर मीन 16, 16 इंटू 1 का रूट आ जाएगा, बराबर है। जे जो है ये भी एक यूनिट वेक्टर है, मीन्स ये भी इसका जो मैग्नीट्यूड 1 है, बट जे का जो होल स्क्वायर है ये एक्चुअली जे डॉट जे आता है, और मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट अभी तक बताया नहीं, तो बस मुझे विश्वास कर लो कि जो यूनिट वेक्टर जे का जो स्क्वायर है वो 1 आता है। ठीक है, अभी के लिए बस विश्वास कर लो, बाद में तुम्हें प्रूफ करके बता दूंगा, बट अभी के लिए विश्वास कर लो जब तुम्हें पढ़ा होगा। तो ये क्या आ गया 16 प्लस 9 मीन्स रूट 25, और रूट 25 क्या होता है 5, रूट 25 क्या होता है 5। तो इसका जो हमें जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया है 5। हमने जस्ट कैलकुलेट किया, जो 3i कैप प्लस 4j कैप का जो मैग्नीट्यूड आया है, मैग्नीट्यूड वो आया है 5। अभी इनके बीच का मुझे एंगल देखना है, डायरेक्शन के लिए मुझे एंगल जानना रहेगा कि किधर है उसका डायरेक्शन। एंगल जो होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट, जो कि आ जाएगा y क्या है हमारे पास 4, x क्या है 3, 4 और 3। ठीक है, अभी 4/3 तुमने शायद पढ़ा होगा कि कोई तो स्टैंडर्ड एंगल आता है, अगर मैं समझ लो इसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, डिवाइड बाय 5 कर दूंगा,
ये क्या दिख रहा है, 4/5 और 3/5 साइन और कॉस कब होते हैं। ठीक है, हम ये भी अब सोचते हैं, चलो ये भी अब सोचते हैं। इसमें क्या है, 4/5 ग्रेटर देन 3/5 मीन्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। ये कब हो रहा है, हमारे पास दो एंगल, एक 50 डिग्री है और एक 37 डिग्री। साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा कब होता है, ये होता है 45 to 90 में। 45 to 90 में 53 आता है, तो ये जो एंगल है वो है 53। ये समझा, ये साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस है। ठीक है, मतलब tan थीटा साइन अपॉन कॉस है, तो साइन बड़ा है इसमें, कॉस के रिस्पेक्ट में साइन बड़ा है। साइन कब बड़ा होता है, जब वो 45 से 90 के बीच में, और ये 4/5 और 3/5 ये 53 और 37 डिग्री के दो एंगल है। तो 53 हमारा आ गया क्योंकि ये 45 से 90 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए जो tan थीटा हमारे पास आ गया 53 डिग्री। तो हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे ना, हम इसको प्लॉट करेंगे कि ये है x, ये है y एट एन एंगल 50 डिग्री, 50 डिग्री। हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 5। ये हमारे पास है वेक्टर ए। वेक्टर ए को मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 5, और ये इधर एक, ये मतलब इसका जो पॉइंट, अगर मेरे को इसका पॉइंट लिखना होगा तो इट वुड बी 4,3 नहीं 4,3 नहीं 3,4 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो पॉइंट आ जाएगा 3,4 आ जाएगा, और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। अच्छा ठीक है, अभी एक चीज समझो कि जो वेक्टर ए जो है वो है 3i + 4j और इसका मैग्नीट्यूड है 5। अगर मेरे को सिर्फ सिंपली वेक्टर ए लिखना होता इधर ही, तो मैं इसको क्या लिख सकता था, 3i कैप + 4j कैप, बट मुझे बस मैग्नीट्यूड पूछा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको mod a = 5। mod a = 5। अभी हमने एक चीज पढ़ा है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, मुझे अगर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए, ए का यूनिट वेक्टर चाहिए, ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर समझ लो कि मैंने बोला कि ये एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या आएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए आएगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर जो है वो है हमारे पास, ए जो है हमारे पास है वो 3i कैप + 4j कैप डिवाइड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। तो ये है यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर ए, ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर ए। और यही चीज है कि ये यूनिट वेक्टर ए है। अगर मुझे वेक्टर ए चाहिए होता तो मैं मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करता, वेक्टर ए चाहिए होता तो यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड जो है 5, यूनिट वेक्टर इंटू 5 करके देखो, 5 से 5 कैंसिल होगा और ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए। बनाता है सेंस, सेंस बनाता है ये चीज कि जो यूनिट वेक्टर है वो है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इधर से आता है। तो इधर से हमने देखा कि ये तो वेक्टर दिया था, मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, तो इससे मैं वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई तो कर सकता हूँ। अगर मैंने यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया जो है 5, तो ये वेक्टर फिर से मुझे दे देगा, ओरिजिनल वेक्टर दे देगा। और ये चीज तो तुम्हें पता ही होगा, जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड इंटू इट्स डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड इंटू इट्स यूनिट वेक्टर जो उसको डायरेक्शन देता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इट इज, एक वेक्टर है हमारे पास c, एक वेक्टर c है जो है -2i कैप -2j कैप। ठीक है, -2i कैप -2j कैप। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए, मतलब कितना एंगल बना रहा है वो भी चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं। रिजल्टेंट जो होता है वही उसका मॉड लेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा। इट इज रूट अंडर -2 का स्क्वायर, -2i पूरा लिख लेता हूँ, प्लस -2j कैप होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2i कैप इंटू -2j कैप
इंटू कॉस थीटा। अब इसमें बताओ इस बार भी कॉस थीटा क्या आएगा, ये आई और जे में है, इनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो कॉस थीटा इधर भी 0 होगा। तो इसलिए सोच सकते हो कि जब भी तुमको आई जे और के में दिया है, जब भी तुमको आई जे और के में दिया है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा, अगर समझ लो कि मैंने तुमको एक वेक्टर दिया, ठीक है, एक वेक्टर मेरे पास है जो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है, एक वेक्टर है मेरे पास जो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वी या फिर इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्यों, इसमें जो कॉस थीटा का जो टर्म आएगा, ठीक है, कॉस थीटा का टर्म हमेशा 0 होगा, क्योंकि आई जे के में जो एंगल बनाते हैं वो लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के वजह से cos 90 हमेशा 0 होते रहेगा, इसलिए हमारे पास हमेशा यही टर्म आते रहेगा कि अगर समझ लो कि एक वेक्टर था तो हमारे पास वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, बस इतना। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वी, ये आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आई और जे 90 डिग्री बना रहे, आई और जे 90 डिग्री बना रहे। अगर कोई मैंने और यूनिट वेक्टर दे दिया, कोई और यूनिट वेक्टर दे दिया, तो ये चीज सेम चीज पॉसिबल नहीं, सेम चीज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उसमें भी हम कोई नेक्स्ट लेक्चर में तुमको एग्जांपल दिखा दूंगा कि कौन से केस में वो पॉसिबल नहीं होगा, दिखा दूंगा, ठीक। तो इसमें भी ये 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, मैंने अभी जो बताया उससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, जो आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो आ जाएगा 2√2, 2√2 आ जाएगा, ये मीन्स ये √8 आ जाएगा, √8 को ही हम 2√2 लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो आ गया हमारे पास 2√2 आ गया। इसका रिजल्ट, इसका हम ये निकाल सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है हमारे पास 2√2 आ गया, इसका हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब तुम खुद से ट्राई करो, वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डॉट सी कैप, बराबर, वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डॉट सी कैप, सी कैप जो आ जाएगा वो आ जाएगा वेक्टर सी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा, वेक्टर सी जो हमें दिया है वो है 2i कैप माइनस 2j कैप, और उसका जो मैग्नीट्यूड अभी जस्ट आया हमें वो आया 2√2, 2 हर जगह कॉमन है, तो मैं सी कैप डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2, ये आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। अभी यही चीज अगर मैं मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो मैग्नीट्यूड है इनटू अगर समझ लो मैंने 2√2 कर दिया, ये मुझे वेक्टर सी देगा, ये मुझे वेक्टर सी देगा, और ये √2 से √2 कैंसिल होगा, तो ये 2 माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, अगेन इट इज वेरीफाइड, ठीक है, हटा देता हूँ बस, ठीक है, ये दो चीज मिल गई। अब असली प्रॉब्लम क्या आता है ना, टैन ढूंढने में आता है, जो टैन थीटा का जो वैल्यू है उसमें ढूंढने में आता है, ठीक है। तो अगर तुम समझ लो कि ये सब तुमने कैलकुलेशन कर लिया, तुम्हें जो मॉड सी आ गया था वो आ गया था, मॉड सी जो आ गया था वो आ गया था 2√2। असली जो दिक्कत है वो है टैन ढूंढने में। कैसा है ना कि अभी हम डायरेक्ट टैन थीटा ढूंढ नहीं सकते, टैन थीटा हम डायरेक्टली y बाय एक्स कब बोल सकते हैं ना, जब दिस इज ओनली पॉसिबल, लिख लेता हूं मैं, ओनली वैलिड when theta is going from 0 to 90 degree. This is only possible या only valid when theta is going from 0 to 90 degree. Only valid कि tan theta is equal to y by x. बाकी केसेस में हम क्या करते हैं ना, हम सीखते, बाकी केसेस में क्या करते हैं ना हम सीखते, ठीक है। रेस्ट ऑफ द केसेस, रेस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, मैं लिख लेता हूँ इधर फिर से, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स ओनली व्हेन थीटा गोज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो रेस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं। तो बाकी केसेस में हम क्या करते हैं ना कि अगर समझ लो कि हमारे पास
ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वेक्टर आया। सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर कैसे आया? समझ लो कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर समझ लो 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, जो मतलब एक्स और वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस कब कब पॉजिटिव है? वाई एक्सिस इतने रीजन में पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव इतने रीजन में, और इतने रीजन में वाई एक्सिस नेगेटिव। वाई एक्सिस क्या है? कोई भी वेक्टर को हम अगर समझ लो कि -2i और -2j दिया है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? x, y। तो इसमें क्या आ गया? x जो आ गया हमारा -2 आ गया, और y हमारा -2 आ गया। जब भी y का कोऑर्डिनेट हमको माइनस में दिख रहा है, मीन्स वो नीचे का ही होगा, वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। जब भी y का वैल्यू हमको नेगेटिव में दिख रहा है, और जब भी y का वैल्यू हमको पॉजिटिव में दिख रहा है, वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। y एक्सिस क्लियर है कि y एक्सिस बस ऊपर पॉजिटिव है और नीचे पूरा वो नेगेटिव होता है, ठीक है। यही चीज अगर समझ लो x एक्सिस के लिए बोलना है मेरे को, x एक्सिस के लिए बोलना है मुझे, तो x एक्सिस के लिए कैसा है ना कि ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरे पार्ट में x एक्सिस इज पॉजिटिव, ये पूरे पार्ट में x एक्सिस इज पॉजिटिव, और ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट में x एक्सिस इज नेगेटिव। ये पूरे पार्ट में x एक्सिस नेगेटिव आता है, ये पूरे पार्ट में x एक्सिस पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ। तो अगर समझ लो कि जब भी हमको x एक्सिस नेगेटिव दिख रहा है ना, तो वो इस साइड में, वो इस साइड में, जब भी x एक्सिस हमको नेगेटिव दिख रहा है, और x एक्सिस जब भी हमको पॉजिटिव दिख रहा है, वो इस साइड में। मीन्स ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में x एक्सिस नेगेटिव है। आई होप ये चीज भी क्लियर होगा तुम्हें, ये चीज भी क्लियर होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अगर समझ लो तुमको क्वेश्चन में दिया है कि अगर समझ लो कि तुम्हारा जो वेक्टर था, ठीक है, उसका जो कोऑर्डिनेट आया तुम्हें, वो है -a, b। सबसे पहले हम देखते हैं -a, b। वाई एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस b मतलब पॉजिटिव में, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है, मीन्स ये ऊपर के डायरेक्शन में, ये ऊपर के डायरेक्शन में, और x नेगेटिव है, मीन्स ये लेफ्ट डायरेक्शन में। तो -a, b कहीं तो यहाँ पर आएगा, ये हमने ढूंढ लिया। सबसे पहली बात हम कोऑर्डिनेट देख के ढूंढेंगे आएगा कहाँ पर, ठीक है। और फिर हम ओरिजिन से एक वेक्टर ज्वाइन कर लेंगे, ओरिजिन से एक वेक्टर ज्वाइन कर लेंगे जिसको हम वेक्टर सी बोल देंगे। अच्छा, सी का ही मैंने कोऑर्डिनेट दिया है कि ये -a, b है, ठीक है। लाइक नहीं तो मैं बोल दूंगा सी जो वेक्टर है वो है -i कैप प्लस bj कैप। तो इसी को मतलब क्या, ये -a, b उसका कोऑर्डिनेट है, और जो वेक्टर सी है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और वो एंड हो रहा है -a, b, ठीक है। ये हमारा वेक्टर सी है। सबसे पहले हम ये ड्रॉ कर लेंगे। अभी तुम बताओ थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है कि मतलब जो एंगल है थीटा, वो क्या होता है? थीटा वो होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं। थीटा जो होगा इस केस में वो ये होगा, ये जो था tan थीटा इक्वल टू y बाय ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 to 90, बट ये अब 0 और 90 के बाहर है, 0 to 90 के बाहर है, ये 90 to 180 के कहीं तो आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो वैलिड नहीं है, ये चीज तो वैलिड नहीं है। तो थीटा जो आ रहा है हमारे पूरा आएगा, ये हमारा पूरा थीटा आएगा। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो है अल्फा, ये जो एंगल है वो है अल्फा। अभी समझ लो कि ठीक है, अल्फा का क्या सिग्निफिकेंस है बता दो। अभी समझ लो कि मैंने तुमको दिया सी जो है वो है -a, -b, ठीक है। पहले तीनों केस देखते फिर हम जानते करना। सी जो है वो है -a, -b। इसको मैं रुक जाओ एक बॉक्स में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको बॉक्स एक्सटेंड कर लेते थोड़ा, ठीक है, इतना ठीक है। इसको इधर बना देते और एक और जो है वो हम इधर बना देंगे, ठीक है। तो जो सी जो है वो -a, -b है, तो मतलब सी जो आएगा वेक्टर वो आएगा -ai कैप -bj कैप। अगर इसको मेरे को प्लॉट करना है तो सोच के बताओ कैसे रहेगा।
माइनस बी और माइनस ए। माइनस ए मतलब इस साइड में, माइनस बी मतलब वाई नेगेटिव है, मीन्स नीचे की तरफ। इस साइड और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ का ये आ जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो हमने सबसे पहले लोकेट कर दिया। फिर मैंने क्या बोला, एक वेक्टर सी है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और माइनस ए कॉमा माइनस बी पे खत्म हो जाएगा, और ये वो वेक्टर है, ये वो वेक्टर है। अभी मुझे चाहिए ये पूरा एंगल थीटा, ये पूरा एंगल हमारा थीटा आएगा, ये पूरा हमारा जो एंगल है वो थीटा आएगा। तो अभी जो अल्फा जो है, अल्फा क्या होता है ना, अल्फा जो होता है वो होता है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस वही होगा अल्फा। तो इस केस में अल्फा जो था वो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस था, तो इसलिए अल्फा ये हुआ। इस बार एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो अल्फा क्या होगा इस बार, ये चीज होगा, ये एंगल जो है वो हमारे पास है अल्फा। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ, थीटा का भी चीज ये हटा देता हूँ, ये है अल्फा। इस बार फर्स्ट टाइम अल्फा ये था एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, अल्फा इस बार ये है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस जो है उसमें है सी जो है वो है माइनस ए, वेक्टर नहीं है, माइनस ए कॉमा बी, नहीं नहीं नहीं, ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा बी तो ऊपर हो गया, ये आ जाएगा ए कॉमा माइनस बी। थर्ड केस जो है इट इज सी जो है वो होता है ए कॉमा माइनस बी। अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, ए पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव कब होता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव है। माइनस बी वाई नेगेटिव कब होता है, नीचे, इधर और नीचे, मीन्स ये इधर आ जाएगा, इधर कोई तो एक पॉइंट रहेगा वो होगा ए कॉमा माइनस बी, इधर कोई तो एक पॉइंट रहेगा जो आएगा ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, ए कॉमा माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या सीखा है कि मैं ओरिजिन से एक वेक्टर बनाऊंगा सी, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया पर ठीक है, एक ओरिजिन से एक वेक्टर बनाऊंगा मैं एक सी। ठीक है, अब भी अल्फा क्या होगा इस बार अल्फा क्या होगा, थीटा तो तुम्हें दिख रहा होगा कि थीटा ये पूरा एंगल जो है ये थीटा आ जाएगा। अल्फा क्या होगा, अल्फा मैंने बोला था एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, या फिर मैं बोल सकता हूँ नियरेस्ट एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इधर से लेंगे कि इधर से लेंगे, इधर से लेंगे हम अल्फा, ये जो एंगल आएगा ये अल्फा है। अब अल्फा का सिग्निफिकेंस है, अब अल्फा का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, हमें चाहिए थीटा, हर केस में हमको थीटा फाइंड करना है, हर केस में हमको थीटा फाइंड करना है, हर केस में हमको थीटा फाइंड करना है। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, मुझे एट द एंड थीटा ही जानना है, बट मैं अल्फा को कैसे यूज करके थीटा लेके आ सकता हूँ, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक ज्यादा मतलब फर्दर पार्ट है। ठीक है, तो हमको हर जगह ढूंढना है कि अल्फा का क्या यूज है, हर जगह हमको ढूंढना है कि अल्फा का क्या यूज है। तो हम क्या करते हैं ना कि जो ये लिखते हैं हम tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वो ये सारे केसेस के लिए, ये सारे केसेस के लिए tan अल्फा वो होता है मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, ये तुम्हारा एक नया फॉर्मूला बन जाता है। जो tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है वो इधर tan अल्फा इक्वल टू मॉड वाई बाई एक्स। ये जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना ये तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम आएगा। तुम जब कॉम्प्लेक्स नंबर भी करोगे ना तुमको प्लॉट एक्चुअली ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है वो आर्गन प्लेन में हमको प्लॉट करना रहता है कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, तो वो भी आता तो ऐसे ही है, लाइक जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं ना वेक्टर का वैसे ही आता है। ठीक है, तो जो tan अल्फा आएगा वो आएगा मॉड वाई बाई, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड वाई बाई, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड वाई बाई। तो सबसे पहले हम tan अल्फा ढूंढते हैं, tan अल्फा इस केस के लिए क्या होगा, tan अल्फा जो होता है मॉड y बाई एक्स। ठीक है, tan अल्फा हमको आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा मीन्स अल्फा आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा मीन्स अल्फा आ जाएगा। तो इस केस में थीटा क्या होगा ना, थीटा ये एंगल है, अल्फा ये एंगल है। ठीक है, थीटा ये पूरा एंगल जितना ये बना रहा है इतना थीटा है, इतना अल्फा है, इतना थीटा है, इतना अल्फा है, दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, मीन्स 180 प्लस 180 में थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। ये हमको चाहिए था, ये हमको चाहिए था कब से,
कि अल्फा यूज कैसे हो रहा है, अल्फा हम फाइंड कर रहे हैं tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स, और हम इधर देख रहे हैं कि ये पूरा थीटा बना रहे और ये अल्फा बना रहे। थीटा जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। इस केस के लिए अभी तुम बताओ, इस केस के लिए अभी तुम बताओ कि थीटा क्या होगा। थीटा जो एंगल है वो पूरा एंगल है, ये पूरा जो एंगल है वो है थीटा। तो थीटा क्या आएगा, इतना अल्फा है, ये पूरा एंगल थीटा है और इतना 180 है, इतना जितना है वो 180 है, जो पूरा एंगल है वो है थीटा और इतना अल्फा है। मीन्स थीटा क्या आ जाएगा 180 प्लस अल्फा। इस केस के लिए 180 प्लस अल्फा, और जो लास्ट केस है उसके लिए क्या आएगा थीटा। थीटा ये पूरा एंगल है, अल्फा इतना एंगल है, थीटा ये पूरा एंगल है, अल्फा इतना एंगल है। ये जो पूरा होता है वो 360 होता है, अल्फा हम हटा रहे हैं, अगर 360 से मैंने अल्फा हटा दिया तो मुझे थीटा मिल जाएगा। या मैं दूसरे शब्द में बोलूँ, थीटा इतना एंगल है, अल्फा इतना एंगल है, मीन्स थीटा प्लस अल्फा मेरे को 360 डिग्री देगा, बराबर है। थीटा प्लस अल्फा मेरे को 360 देगा, मीन्स अल्फा जो आ जाएगा वो 360 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 360 माइनस अल्फा। थीटा जो हो जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 360 माइनस अल्फा। ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो, ये नई चीज़ है और ये इजी चीज़ है, नई चीज़ है और इजी चीज़ है, और ये नोट कर लो, इसी का हम यूज़ करेंगे ऊपर के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। नोट कर लो ये चीज़। आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मेरा एक रूममेट है जो मुझे बुरी नज़र से देखता है, बट कोई नहीं। तो फिर ये जो क्वेश्चन था, मुझे मैंने इसका ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया था, और मेरे को जो ये जो x कॉमा वाई जो था वो आया मुझे -2 कॉमा -2, ठीक है, दोनों माइनस में। तो ये क्या आ जाएगा केस, इधर आ जाएगा -2 कॉमा -2, और ये आ जाएगा मेरे पास वेक्टर सी, ये आ जाएगा मेरे पास वेक्टर सी -2 कॉमा 2। इस केस में क्या होता है, ये अल्फा होता है, तो जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 180 प्लस अल्फा आ जाएगा। थीटा जो आ जाएगा हमारे पास 180 प्लस अल्फा आ जाएगा। सबसे पहले तो tan अल्फा ढूंढते, tan अल्फा आ जाएगा मॉड ऑफ ये y बाई एक्स, जो होगा -2 बाई -2 का मॉड tan अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। tan 1 पे tan 45 डिग्री पे 1 होता है, तो अल्फा 45 डिग्री है, थीटा है 45 प्लस अल्फा, मीन थीटा 45 प्लस अल्फा नहीं है, थीटा 180 प्लस अल्फा है, जो है 180 प्लस 45। तो थीटा जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 225 डिग्री। थीटा जो है हमारे पास 225 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फटाफट हो जाएगा, हमने थियरी पे ना इतना जो फोकस किया है ना, उसके से हमारे क्वेश्चन जल्दी आसानी से हो जाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है b इज इक्वल टू -2i प्लस 2√3 j कैप, ठीक है, -2i कैप प्लस 2√3 j कैप। फटाफट इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा, ये i है ये j है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स cos 90 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, जो आ जाएगा 4 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 4 इंटू 3 क्या होता है 12, और ये 4 प्लस 12 16 आ जाएगा, तो √16 आएगा, जो आ जाएगा हमारे पास 4। तो जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ये सब क्वेश्चन अभी आराम से हो जाएंगे क्योंकि इजी तो है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। मैग्नीट्यूड ऑफ b जो हमारे पास आ जाएगा 4। अभी हमें चाहिए ये कहाँ आएगा ग्राफ पे, ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस एक्स मीन्स इस डायरेक्शन में, और ये प्लस है ऊपर, y ऊपर है, तो ये y प्लस में इसलिए ऊपर आएगा, तो ये कहीं इधर कहीं तो आएगा -2 कॉमा 2√3, ठीक है। x कॉमा वाई जो है हमारा वो है -2 कॉमा 2√3, -2 कॉमा 2√3। अभी ये हम वेक्टर एक बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हम वेक्टर बना देंगे जो है वेक्टर बी हमारे पास। अभी ये पूरा एंगल थीटा है, मैंने जस्ट सीखा ये जो एंगल है वो अल्फा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, और अल्फा जो आ जाएगा वो बेसिकली आ जाएगा
180 माइनस थीटा, इसके नहीं 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 नहीं, थीटा जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। अल्फा भी वैसे 180 माइनस थीटा सही तो है, बट अल्फा हमको पता है तो थीटा हमको ढूंढना है। अल्फा हम कैसे ढूंढेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ y क्या है 2√3 अपॉन एक्स का मॉड, 2 से 2 जाएगा, एक माइनस रह गया इधर, बट मॉड्यूलस लिया हमने, मॉड्यूलस में जो भी चीज आती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो tan अल्फा जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा √3। tan √3 कब होता है? tan √3 कब होगा? tan √3 समझ लो ये √3/2 है और ये 1/2 है। tan √3 को मैं कैसे लिखता हूँ? √3/1 और ये डिवाइड बाई 2, तो ये साइन बाई कॉस दिख रहा है ना। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें? √3/2 ग्रेटर देन 1/2 मीन्स साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है? ये 0 से नहीं 45 to 90 डिग्री में है, मीन्स √3 जो है tan जो √3 आया है उसका क्या मतलब है? ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 या 30 डिग्री के लिए वैलिड होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो इसलिए 60 डिग्री की, और cos 60 1/2 होता है, तो ये सेटिस्फाई भी करें। तो जो tan अल्फा है वो आया हमारे पास √3, अल्फा आ गया हमारे पास 60 डिग्री, अल्फा 60 डिग्री आया तो हमने इधर पुट किया, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 जो आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो है 120 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जो कि है क्वेश्चन वेक्टर d इज इक्वल टू √3 i कैप माइनस j कैप। ठीक है, √3 i कैप माइनस j कैप। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ √3 i कैप मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, एज ये i और j है मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स cos 90 0 आएगा, इस वजह से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ a² प्लस b²। तो ये क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 3 + 1 जो √4 आएगा और ये 2 आ जाएगा, मीन्स जो मॉड्यूल या मैग्नीट्यूड ऑफ d है वो आ जाएगा हमारे पास 2। मैग्नीट्यूड ऑफ d हमारे पास 2 आया, तो हम इसको अभी प्लॉट करके देखते हैं कि ये ग्राफ में आएगा कहाँ पर। x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है मीन्स फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट, y नेगेटिव है मीन्स थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन है दोनों में, तो इसलिए ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, 1 √3, -1 √3, -1 देखते हैं हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन है वहां से एक वेक्टर बना देंगे, वहां से एक वेक्टर बना देंगे और ये होगा हमारा वेक्टर डी, ये होगा हमारा वेक्टर डी। अभी मैं चाहता हूँ कि ये वाला थीटा ढूंढ के देखो, ये पूरा थीटा, ये है अल्फा, तो थीटा क्या होगा? 360 माइनस अल्फा जो आ जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस tan अल्फा जो आएगा हमारे पास आएगा मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स जो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 1/√3, लाइक -1/√3, और मॉड्यूलस में है इसलिए ये मॉड में है इसलिए डायरेक्टली 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 कब होता है? जब अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमने जस्ट देखा कि अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे वो √3 हो रहा है, मीन्स 1/√3 30 पे हो रहा है, तो ये अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, तो ये 330 डिग्री होगा, थीटा जो है हमारा 330 डिग्री होगा, तो ये जो एंगल है वो है 330 डिग्री। ठीक है, इजी हो गया। अभी ये सब सारी चीजें इजी होगी। अगर मुझे इसमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा, ठीक है, वेक्टर डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ डी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो आएगा वो आएगा वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ डी, वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ डी जो है, वेक्टर डी क्या है हमारे पास? √3 i कैप माइनस j कैप, और मॉड ऑफ डी क्या है हमारे पास? 2, तो ये उसका यूनिट वेक्टर है, ये डी का यूनिट वेक्टर है। तो हमने जितना भी पढ़ा है सब कुछ हमने लगा दिया, जितना भी पढ़ा हमने सब कुछ लगा दिया, एंड फिर अब ये सारी चीजें इजी लगी। ठीक है, मजा आया इसमें काफी मजा आया। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं क्या है। अब हम देखते हैं कि जो हमने कंपोनेंट में तोड़ना सीखा, ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं हमको फिजिक्स में आगे में। 2 एग्जांपल लेते हैं, दोनों इजी चीजें तो लेते हैं, चलो देखते हैं। अगर समझ लो कि मेरे पास ये एक
वेज है, इसको हम वेज बोलते हैं, ठीक है, इसको हम वेज बोलते हैं। और फिर इस पे ब्लॉक स्लाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, स्फीयर को घुमा सकते हैं, कुछ भी टाइम पास कर सकते हैं, इसके साथ जो भी करना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं एक ब्लॉक लेता हूँ, समझ लो मास m का, और ये एट एन एंगल थीटा इंक्लाइंड है। ये एक मास m का हमारे पास ब्लॉक है और ये एट एन एंगल थीटा पे है। अभी जो मास m है, ठीक है, उसका जो फोर्स होता है ना, तुम सीखोगे एनएलएम में सीखोगे, इसका जो फोर्स होता है वो डायरेक्ट नीचे होता है, डायरेक्ट नीचे होता है, ग्रेविटी की तरफ डायरेक्ट। अगर तुमने मास को कैसे भी रखा है, तुमने मास को ऐसे रखा है, तुमने मास को उल्टा करके रखा है, तुम ऐसे मास लिख दो, ठीक है, तो तभी भी उसका फोर्स नीचे आएगा, इसका फोर्स नीचे आएगा। मास कहीं भी हो, मास कैसा भी इंक्लाइंड हो, इसका जो फोर्स है वो डायरेक्ट नीचे आएगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है समझ लो, डायरेक्ट उससे नीचे आएगा। और जो भी हम है इसको हम पॉइंट मास ही कंसिडर करते हैं, ताकि हम सोचे कि पॉइंट मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, उतने डिटेल में जाते हैं नहीं। तो हम क्या मानते हैं कि ये जो मास है, ये सीधा फोर्स लगा रहा है, वो आ रहा है mg का फोर्स। ये फोर्स जो है वो है mg का फोर्स। mg का फोर्स कैसा है? फोर्स होता है बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कोई कोई केस के लिए वैलिड नहीं है, तुम देखोगे आगे के चैप्टर में। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास जो है वो मास है, और जो g है वो हमेशा नीचे लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमेशा जमीन की तरफ लग रहा है, हमेशा जमीन की तरफ लग रहा है। तो इस वजह से ये mg आता है, जो फोर्स है वो mg आता है, वो ma होता है, m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये mg आ जाता है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे, हम बस देख रहे हैं कि वेक्टर कैसे हमको हेल्प करता है। ये आता है mg। अभी समझ लो कि ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है, ये नीचे, अगर मैंने ब्लॉक को इधर छोड़ा, ये क्या करेगा? मैंने इसको समझ लिया, ये स्मूथ है और इसमें कोई फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ है और कोई फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं यानी मतलब कोई और फोर्स लग नहीं रहा है। ये ब्लॉक है, ये नीचे जा रहा है क्योंकि ये फोर्स नीचे लगा रहा है, बट ये इस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है वो हमको देखना, कि इस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है। थोड़ा ब्लॉक को हम ऊपर बना देते हैं और थोड़ा ये जो वेज है इसको हम बड़ा बना देते, ठीक है, बड़ा वेज बना दिए। इधर है tan एंगल थीटा, ब्लॉक हमारा इधर है मास m का, और इससे एक स्ट्रेट नीचे फोर्स लगेगा mg का, ठीक है। तो ब्लॉक जो है वो इधर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a एक्सेलरेशन जा रहा है, मुझे ढूंढना है a क्या होता है, मुझे ढूंढना है साइन a, ये हमारा काम है, ढूंढना है। और एक्सेलरेशन मैंने बोला इस डायरेक्शन में a है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर होता है, वो इस डायरेक्शन में a है। तो मुझे जानना है कि a क्या है, a क्या है, मुझे ये जानना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले ये जो है m, वो फोर्स इधर लगा रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन मुझे इस एक्सिस में, मुझे इस एक्सिस में। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है और मुझे इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है, इसको मुझे टू कंपोनेंट में तोड़ना है। ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, इसको मुझे इसमें तोड़ना है एंड इसमें तोड़ना है। फिर से बोलता है, ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, इसको मेरे को इसमें तोड़ना है, इसमें तोड़ना है, ताकि मुझे पता चले कि इधर कौन सा कंपोनेंट लग रहा है फोर्स का। मीन समझ रहा है, एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ये ब्लॉक जो है इधर वो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। बट तुम बोल रहे हो कि जो फोर्स जो है mg वो नीचे लग रहा है, तो ये जमीन के नीचे तो जा नहीं रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? इसके कोई तो mg का जो कंपोनेंट है वो इधर भी आ रहा है, इस वजह से ये इधर जा रहा है। जो mg फोर्स जो है नीचे जा रहा है, इसको हम दो अगर कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसका एक कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है, उसका एक कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है। तो वेक्टर हमको कैसे हेल्प करेगा ना, कि जो mg जो फोर्स है इसको हम टू कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, इस वजह से आएगा, ठीक है, इतना ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं कि ये आएगा कैसे। अभी ये जो है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो आएगा 90 माइनस थीटा। एक समझ रहा है ना कि ये देखो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये जो एंगल है ये है 90 माइनस थीटा। अब तुम बोलोगे कि अरे ये तो ऊपर है, ये कहाँ ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना, इसको उठा के इधर रख दो, या फिर ये ऐसे ही बना दो, इधर से नीचे कर दिए, कोई नहीं, मैंने तो बस उधर से बनाया, तो डिफरेंस नहीं होगा। ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा है। कैसे? तुमने पढ़ा है कुछ ऐसा कि अगर समझ लो कि एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है,
ठीक है, बहुत गंदा बना दिया। समझ लो एक ट्राइंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एक ट्राइंगल है जिसके 3 एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पढ़ा है कभी तुमने कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री? ये चीज पढ़ा ही होगा। तो अगर ये एंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल बनाया है इधर, ये वही बना रहा हूँ, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, ये एंगल को मैं x मान लेता हूँ। अभी समझ लो थीटा प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल में ये ट्रू है, तो 90 को मैं उधर लेके जाऊंगा, थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 90 90, एक्स चाहिए मुझे, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यही तो चीज मैं बोल रहा था, एक्स जो है वो आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स जो है हमारे पास 90 माइनस थीटा, एक्स 90 माइनस थीटा है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा थीटा। ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा थीटा। कैसे? यही चीज है ना कि ये ऐसा बनाया हमने, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो ये एक mg गया हमारे पास, ठीक है, ये दोनों बना रहे 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनाएंगे? थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा प्लस थीटा जो बना जाएगा 90 डिग्री, बनाएगा 90 डिग्री, तो हमने टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में भी तोड़ दिया इसको सक्सेसफुली, 90 डिग्री बना रहा है तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल मेरे पास आ गया थीटा। अभी तुम जब एनएलएम करोगे ना, तुम डायरेक्टली थीटा लिख लोगे यहाँ पर, ये जो चीज तुम नहीं करोगे क्योंकि तुमने ये चीज अभी करी है और तुम्हारे माइंड में स्टोर हो गया होगा। कुछ नहीं हुआ है तो एक दो बार और कर लो, जब तक करते रहो जब तक स्टोर ना हो जाए। तो ये जो एंगल है मेरे पास थीटा आ गया, जितना जो भी मैं कर रहा था ये बस इसलिए कर रहा था कि तुमको बताओ कि ये जो एंगल आ रहा है ये थीटा आ रहा है, ये एंगल थीटा है, ये mg है, थीटा के साथ mg कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ये समझ लो कि ये ऐसा है, ये मेरे पास एक r है, ये थीटा है ऐसा, तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा और ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ये कंपोनेंट बनेगा r cos थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा r sin थीटा। तो थीटा के पास वाला है वो r cos थीटा बना रहा है, थीटा के दूर वाला r sin थीटा बना रहा है, यही चीज मैं इधर लगा दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? mg थीटा के पास वाला है, ये थीटा के पास वाला है, ये थीटा के पास वाला है, तो ये बनेगा mg cos थीटा, और ये थीटा से दूर वाला है तो ये बनेगा mg sin थीटा। मिल गया तुम्हें फोर्स? ये करने से तुम्हें क्या मिला पता है? तुम्हें फोर्स मिला जिसकी वजह से ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक वेज पे स्लाइड कर रहा है। कौन सी फोर्स की वजह से ब्लॉक वेज पे स्लाइड कर रहा है? वो है mg sin थीटा की फोर्स की वजह से। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स जो है हमने अभी जस्ट ढूंढा mg sin थीटा, और मास जो है हमारा है m, m से m जाएगा, E इज इक्वल टू g sin थीटा। ये आ गया हमारे पास। ये कैसे आया? वेक्टर की वजह से आया। ये कैसे आया? वेक्टर की वजह से आया। हमको पता चला कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा परपेंडिकुलरली नीचे आते रहता है, नीचे आते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं। तो जो फोर्स लग रहा है वो नीचे आ रहा है, mg का फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे। बट हमने देखा mg का ब्लॉक पे फोर्स इधर लग रहा है, बट जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? क्योंकि mg का कोई तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस वजह से। तो हमने mg को लिया, mg को दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, दो कंपोनेंट में तोड़े। mg sin थीटा हमने देखा इसके वजह से इधर जा रहा है, कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, बस mg sin थीटा की वजह से ये ब्लॉक वेज के नीचे जा रहा है। इस वजह से हमने एक्सेलरेशन जो है वो ढूंढा, फोर्स अपन मास जो आ जाएगा mg sin थीटा अपॉन m, जो आ जाएगा a इज इक्वल टू g sin थीटा। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1 जो मतलब काम आता है हमको मैकेनिक्स में। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? और दूसरा भी इजी है, राइट। ये एक ब्लॉक दे दिया तुम्हें और इधर मैंने फोर्स लगा दिया एट एन एंगल 60 डिग्री, 15 न्यूटन का, 15 नहीं 10 ले लेते हैं, 10 न्यूटन का तुमने फोर्स लगा एट एन एंगल 60 डिग्री। अब बताओ इस ब्लॉक पे, ठीक है,
ये जो ब्लॉक है इस पे फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या आ जाएगा 10 cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये 10/2 आ जाएगा जो आ जाएगा 5, ये सिंपली आ जाएगा 5। और ये क्या आ जाएगा 10 sin 60 जो है √3/2, तो ये आ जाएगा 5√3। तो इस ब्लॉक पे परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है 5√3 और हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है 5। ये जो चीज जो है ये एनएलएम में काम आएगा, छोटा चीज है बट काम जरूर आ जाता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारे पास कि अगर समझ लो मेरे पास एक वेक्टर ए है जो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और मेरे पास एक वेक्टर बी है जो है सी आई कैप प्लस बी जे कैप। दो वेक्टर है मेरे पास, a इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, b इज इक्वल टू सी आई कैप प्लस डी जे कैप। अब मुझे पूछा है a प्लस बी का रिजल्टेंट पूछा है मुझे बोला है कि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी कैसे आएगा ना, मैं सबसे पहले मैं वेक्टर एडिशन से ढूंढूंगा कि a प्लस बी होता क्या है। a प्लस बी होता क्या है वेक्टर एडिशन से, स्केलर एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन से हम ढूंढेंगे a प्लस बी होता क्या। तो a का मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लूंगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है, ये है a का कोऑर्डिनेट। प्लस b का कोऑर्डिनेट लिख लूंगा जो होता है सी आई कैप प्लस डी जे कैप, सी आई कैप प्लस डी जे कैप, सी ऐसा है ठीक है, और डी भी ऐसे ठीक है, सी आई कैप प्लस डी जे कैप। आई कैप कॉमन लिख रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको a प्लस सी आई कैप प्लस b प्लस डी जे कैप। मैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b अगर मैं वेक्टर के थ्रू ऐड करूंगा तो मुझे ये चीज आ जाएगा कि जो a प्लस बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी आई कैप प्लस डी जे कैप है वो आ जाएगा a प्लस सी आई कैप और b प्लस डी जे कैप। ये आ जाएगा मेरे पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और अब मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट, तो ये अब आ जाएगा सिंपली रूट ओवर आई और जे है, आई और जे ये एक चीज है, ये एक चीज है, आई और जे है। आई और जे मीन्स cos 90 वो 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा a प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस b प्लस डी द होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगा। मीन्स अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि चलो ये ढूंढना है, तुम्हें a दे दिया कुछ 6 3 2 4 कुछ भी दे दिया, तुम्हें रिजल्टेंट ढूंढना है तो तुम्हें ऐसे ढूंढना है, रिजल्टेंट ढूंढना है तुम्हें ऐसे प्रोसीड करना है कि पहले तुम ऐड कर लोगे, पहले तुम आई और जे में बना लोगे, फिर तुम उसका रिजल्टेंट ढूंढोगे, ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, एक से दो क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है ना, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है, बट दो तीन हमारे पास ये हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन है हमारे पास एक वेक्टर ए है जो है क्वेश्चन जो है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी जो है हमारे पास वो है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये है एक वेक्टर ए, ये है एक वेक्टर बी। मुझे जानना है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, फर्स्ट जो चीज है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कॉमा सेकेंड जो चीज है वो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मुझे पूछा है कि यूनिट वेक्टर मुझे जानना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। फर्स्ट केस देखते हैं जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर ढूंढना। यूनिट वेक्टर ढूंढने का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो आ जाएगा उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम a प्लस बी ढूंढते हैं, वो क्या हो जाएगा,
2 plus 5 means 5 I cap minus 1 minus 2 means minus 3 j cap प्लस 3 और माइनस 2 मीन्स 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 1 k cap। ये चीज समझा कैसे लिखा हूं मैं? दोनों को ऐड किया हो I में, J में और K में ऐड किया हो तो मुझे ये चीज आ गई। अब मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A और B का, इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, वो आ जाएगा रूट अंडर I J K में है 90 डिग्री, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है स्क्वायर में लिख लेते हैं 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा? 5 स्क्वायर जो आएगा हमारे पास आएगा 25 प्लस 3 स्क्वायर जो आएगा हमारे पास 9 और प्लस 1 जो आ जाएगा हमारे पास 1, 9 प्लस 1 10 और ये 35, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट 35। जो मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास रूट 35। इसका हम क्या करेंगे ना, देख लेता हूँ। A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया हमारे पास रूट 35। मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर। A प्लस B को समझ लो कि मैंने एक वेक्टर P ले लिया, जो ये जो चीज़ है इसका मैंने वेक्टर A, रुक जाओ लिख लेता हूँ, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर P मैंने ले लिया, और P का जो मॉड्यूलस आया है मुझे, मॉड P जो आया है वो आया है रूट 35। मुझे चाहिए P वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, मॉड P डॉट P कैप। मुझे चाहिए P कैप, P कैप जो आ जाएगा वो आ जाएगा मॉड P अपॉन मॉड्यूलस ऑफ P, जो आ जाएगा मॉड P जो है हमारे पास A प्लस B। A प्लस B हमारे पास क्या आया था, अच्छा मैंने मिटा दिया, क्या फिर से लिख लेते। A प्लस B क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 मीन्स 5 I कैप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 J कैप प्लस 3 माइनस 2 मीन्स प्लस K कैप। ये हमारे पास A प्लस B है और यही हमारे पास वेक्टर P है, तो वेक्टर P जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस K कैप अपॉन मॉड ऑफ P। मॉड ऑफ P हमारे पास है रूट 35, तो ये चीज आ गया हमारे पास P कैप आ गया, जो P कैप जो है हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें A माइनस B के लिए दिया, A माइनस B। A माइनस B क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 मीन्स आ जाएगा माइनस 1 I कैप माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा मीन्स प्लस 1 J कैप और 3 माइनस ऑफ माइनस 2 मीन्स प्लस 5 K कैप। ये चीज समझा ना कहाँ से आया? A माइनस B कर दिया तो हमने 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 2 और 3 माइनस ऑफ माइनस 2 कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया माइनस 1 I कैप प्लस 1 J कैप प्लस 5 K कैप। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। A माइनस B का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास आ जाएगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 25, जो 5 स्क्वायर है वो 25 आ जाएगा। एक चीज देखा कि अगर ये 5 स्क्वायर है मैं बोल दूंगा कि जो 5 स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, एनीवेज 5 स्क्वायर, तो ये जो चीज है ये आ जाएगा रूट अंडर 2 प्लस 2 प्लस 5, 2 प्लस 2 प्लस 25 मीन्स रूट 27 आ जाएगा ये चीज, मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B। मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर ऑफ A माइनस B। यूनिट वेक्टर ऑफ A माइनस B, अगर समझ लो A माइनस B मैंने ले लिया इस बार P, ठीक है, A माइनस B का जो वेक्टर है इसको मैंने ले लिया P और मॉड ऑफ P मेरे को दिया है रूट 27, तो यूनिट वेक्टर ऑफ P जो आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा वेक्टर P अपॉन मॉड्यूलस ऑफ P, जिसको मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 I कैप प्लस 1 J कैप और प्लस 5 K कैप
अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी जो है √27, ये चीज लिख लूंगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमने कर लिया।